राइट दिया जाता है कि आप खरीद सकते हैं, ठीक है शॉपकीपर में। तो तुमको लगा कि अरे आप ये चीज़ मत खरीदिए, डिस्काउंट 15 दिन से चालू होने वाली। तो हम कहें ठीक है 15 दिन बाद मैं आके खरीदूंगा। तो कहें कब तक डिस्काउंट रहेगी? तो कह रहा है कि 10 दिन तक डिस्काउंट रहेगी। तो 15 दिन तुम्हारा वेस्टिंग, मतलब ये एक तरीके से तुम्हारा डेट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन है, और फिर 10 दिन तुम्हारा क्या है, एक्सरसाइज पीरियड है। तो वही चीज़ है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है? अकाउंटिंग रिलेटेड। तो मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस, जो ये होता है ये मार्केट प्राइस 160, एक्सरसाइज प्राइस 40। मतलब एक्सरसाइज प्राइस में जितने का तुम दोगे उसको भले ही प्राइस कुछ भी चल रही हो, लेकिन 40 का तुम, क्योंकि एम्प्लॉय ने तो अपनी कंडीशन पूरी कर दी, तो भी 40 का तो देना तो पड़ेगा ही। तो 120 का तुमको नुकसान हो रहा है, ये अकाउंटिंग वेस्टिंग पीरियड में हो रहा है। तो तुमको क्या कहते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस। तो जब तुम ये मार्केट प्राइस 120 आया है और फिर तुमको 3 साल के दौर बाद उसको तुमको देना है, तो 3 साल से तुम वेस्टिंग पीरियड से डिवाइड करोगे तो 14 पर एनम आया। देखो यहाँ पे ना इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन को ना लॉस मान लो, और ये लॉस जो तुम्हारे वेस्टिंग पीरियड में होने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे। फिर उसके बाद में एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एम्प्लॉय ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट बना करके उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे, कि जब वो एक्सरसाइज करने आएगा तो इस अकाउंट, मतलब जो लॉस को कवर होने के लिए ये अकाउंट तुमने बनाया है, फ्यूचर में देने होंगे उसके लिए तुमने ये अकाउंट एक तरीके से रिज़र्व क्रिएट किए हैं। क्रिएट कर लूँगा तो शेयर आ भी सकता है, लेने आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इसीलिए उसने ना एक ना अकाउंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। और फिर ये कंपनसेशन एक्सपेंसेस है, ये तुम प्रॉफिट एंड लॉस में से तुम इसको रिटर्न ऑफ कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ठीक है। अब मान लो 3 साल का तुमने 40 किया, तो 120 तुम्हारे इस अकाउंट के क्रेडिट में पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो एक्सरसाइज करने आया, तो वो तो एक्सरसाइज प्राइस के हिसाब से 40 में ही तुम उसको दोगे, तो वो तुमको 40 रुपये देगा। और भले ही मार्केट प्राइस जो भी चला वो तुमको 40 रुपये देगा। अब मार्केट प्राइस उसका चल रहा है तुम्हारा, मान लो 100, जो भी चल रहा है 160 चल रहा है, तो तुम उसको पहले तो ईसोप आउटस्टैंड जो सेपरेट अकाउंट किए हो उसको तुम यूज़ में लाओगे, जो सेपरेट अकाउंट में डाले थे। फिर तुम उसको इक्विटी शेयर कैपिटल दोगे। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू उसकी 10 है, और सिक्योरिटी प्रीमियम 150 है, तो वो कर लेगा। लेकिन अगर वो ऑप्शन लैप्स कर देता है, तो तुम्हारे पास तो वो सेपरेट अकाउंट जो तुमने बनाए थे कि आ भी सकता है, नहीं आ सकता है, तो उसको सेपरेट अकाउंट में कर देते हैं। और लैप्स हो गया तो वो नहीं आया, तो उसको तुम जनरल रिजर्व में क्या कर दोगे, तुम ट्रांसफ़र कर दोगे। और ये है कि अगर बैलेंस शीट में ईसोप आउटस्टैंडिंग हमेशा रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाओगे। अगर क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटीज़ में दिखाया तो क्वेश्चन गलत किया, उसको सही कर देना। प्रॉफिट एंड लॉस में से रिजर्व बनते हैं। देखो रिज़र्व ना तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनते हैं, रिज़र्व से प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है, हमेशा ध्यान रखना। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा 3 लिमिट होती हैं, नंबर ऑफ द शेयर्स बायबैक, रिसोर्स टेस्ट, आउटस्टैंडिंग टेस्ट, डेप्ट एंड इक्विटी टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में क्या होता है, अमाउंट यूज फॉर द बायबैक। अमाउंट यूज फॉर द बाय, एक तो लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। अगर लिस्टेड कंपनी है तो 25% पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और अगर अगर टेंडर मेथड से कर रहे हो तो, अगर तुम मतलब बाईबैक की प्राइस पहले से फिक्स होती है मेरे ख्याल से, और 15% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस इफ़ ना अगर तुम ओपन मार्केट से कर रहे हो तो, ओपन मार्केट से। और अनलिस्टेड में तो वही 25% से पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, ठीक है। वैसे तो अगर कुछ नहीं बोला है तो बाई डिफ़ॉल्ट तुम 25 इस पे मारोगे। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो तुम्हारे पास तो वो एक ही ऑप्शन ही है, ठीक है। अब पेड अप कैपिटल क्या होता है, लेकिन तब जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय ए कंपनी। अगर नहीं बताया तो तुम मान लो कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया है कंपनी ने। अगर विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन 10% हो जाता है। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हो ना, पेड अप प्लस फ्री रिजर्व। तो पेड अप कैपिटल का तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस कॉल सिनेरियर। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस गुडविल माइनस अंडर राइटन कमीशन माइनस बाई बैक एक्सपेंसेस। तो ये फ्री रिजर्व हो जाता है।
इक्विटी का मतलब क्या कंसिडर करोगे? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व हमेशा इक्विटी, और डेप्ट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग। रिसोर्स ऐसे क्वेश्चन आए तो 25% लोगे किसका? पेड अप प्लस फ्री रिजर्व का, तो वो ले लोगे। नंबर ऑफ द शेयर्स बायबैक, तो उसको डिवाइड कर दोगे बायबैक की प्राइस से। प्राइस कितनी है? 40 है, तो तुम्हारा आ गया। आउटस्टैंडिंग टेस्ट में क्या होता है? मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ द शेयर बायबैक विथ 1 फाइनेंशियल ईयर। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे तो कर ही सकते हो, लेकिन ऐसे भी कर सकते हो 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारा कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब 8 लाख, नहीं इक्विटी शेयर कैपिटल ना, हाँ इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारा कितना है? 5 लाख। 5 लाख का 25% डिवाइडेड बाई, का 25% डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 10 से डिवाइड कर दो 10 से, तो 12500 125। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का पेड अप कैपिटल नहीं मतलब होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल का 5 लाख मतलब होता है। तो 5 लाख को डिवाइड कर दोगे 25% निकाल के, उसको डिवाइड कर दोगे फेस वैल्यू से। डेप्ट इक्विटी में क्या होता है? अब यहाँ पे आ गया इक्विटी बिफोर बायबैक। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं आ रहा है, इक्विटी आ रहा है। तो इक्विटी का मतलब क्या होगा यहाँ पे? पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। उसमें से तुम इक्विटी आफ्टर बायबैक मेंटेन, तो मतलब डेप्ट डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। जितना भी डेप्ट हो, डेप्ट कितना? 25 लाख डिवाइडेड बाई 2, और उसको माइनस करोगे। माइनस करने के बाद बायबैक प्राइस प्लस फेस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो वो आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और ये ख़त्म।